पाकिस्तान एयरफोर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर लगातार हमले जारी रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हुकूमत ये समझती है कि पाकिस्तान में जो भी दहशतगर्दी आ रही है वो अफगानिस्तान की जानिब से आ रही है और अफगानिस्तान की हुकूमत उन दहशतगर्दों को भेज रही है और पीछे से इंडिया इस सारे मामले की चाबी घुमा रहा है। ये पाकिस्तान के अंदर एक नैरेटिव है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों को एंट्री किसने दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दों की एंट्री होती है जून 2022 में। राना सनाउल्लाह साहब इसके बारे में अनाउंस करते हैं। ये आइडिया था जनरल बाजवा, जनरल नदीम अंजुम और जनरल फैज हमीद। ये तीनों जर्नैल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। एक कोर कमांडर पेशावर था, एक डीजी आईएसआई था और एक पाकिस्तान का आर्मी चीफ था। इन तीनों ने प्लान किया और दहशतगर्दों को बाई डिजाइन पाकिस्तान लेकर आए। जून से लेकर अगस्त तक दहशतगर्द पाकिस्तान आते रहे, सितंबर तक आते रहे बल्कि, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत चिल्लाती रही कि दहशतगर्दों को पाकिस्तान में दाखिल मत करो। पुलिस चिल्लाती रही, हुकूमत चिल्लाती रही, अवाम कहते रहे, अमन पासून के लोग आते रहे, ताजिर एहतजाज करते रहे, लेकिन दहशतगर्दों को लाकर बसाया जाता रहा। अब दहशतगर्दी गले में फंस गई आके। यानी जानबूझकर दहशतगर्दों को पाकिस्तान में ये तीन जर्नैल लेकर आए थे ताकि कोई सियासी मैदान के अंदर कोई कामयाबी हासिल की जाए। वो सियासी फायदा तो हुआ नहीं, लेकिन हुआ क्या, वहां पे दहशतगर्दी बढ़ गई और वो गले में फंस गई। और अब दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करते हैं तो मकामी अफराद मानते नहीं है। तो अब अफगान तालिबान के ऊपर जब से अमेरिका ने बगराम एयरबेस के बारे में कहा कि वो हमारे पास होनी चाहिए, बल्कि अब अमेरिकन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर बगराम एयरबेस हमारे पास होती तो हम ईरान को मजा चखा देते। तो ईरानी ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ने अमेरिका को बगराम एयरबेस ना देकर शानदार काम किया। ईरान अफगानिस्तान की तारीफ करता है इस मामले में। अब जब से अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया, पाकिस्तान ने अचानक से अफगानिस्तान के ऊपर अटैक शुरू कर दिए और ये एरियल स्ट्राइक्स पाकिस्तान एयरफोर्स कर रही है अफगानिस्तान में। दहशतगर्दी पाकिस्तान में नई नहीं है, लेकिन या तो ये दहशतगर्दी नहीं हो। पाकिस्तान में 70-80 हजार अफराद पहले ही जाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं दहशतगर्दी की लड़ाई में, और ये पिछली 2-3 दहाइयों से ये चीजें चल रही हैं। लगभग 25 साल 26 साल हो गए दहशतगर्दी की वेव पाकिस्तान में आई हुई है। अब इस मर्तबा गुज़िश्ता चंद महीनों से पाकिस्तान अटैक कर रहा है लगातार अफगानिस्तान पे, और इसके नतीजे में वो ये समझ रहे हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन दहशतगर्दी के वाकयात खत्म नहीं हो रहे। अब अफगानिस्तान के ऊपर जो अटैक किया गया, पहले उस पर एक स्टेटमेंट है, वो आप देख ले। ये अमारात इस्लामिया अफगानिस्तान के नायब तर्जुमान हमदुल्ला फितरत, इसका एक ट्वीट है, और वो ट्वीट के अंदर क्या दावा कर रहा है, उसने कहा जी पाकिस्तानी फौजी हुकूमत ने आज रात 9 बजे उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट अस्पताल पर फिजाई हमला किया, जो मनशियात की लत के इलाज के लिए वक्फ 2000 बिस्तरों पर मुश्तमिल एक बड़ी सहूलत है। इस हमले के नतीजे में अस्पताल के बड़े हिस्से तबाह हो गए हैं और बड़ी तादाद में जानी नुकसान के शदीद खदशात पाए जाते हैं। बदकिस्मती से अब तक जाँ बहक होने वालों की तादाद 400 तक पहुंच गई है, जबकि तकरीबन 250 दीगर अफराद जख्मी होने की इतला है। इमदादी टीमें इस वक्त जाए वकुआ पर आग पर काबू पाने और मुतासरीन की बाकी मानदा लाशें निकालने के लिए काम कर रही हैं। और शोहदा लैलतुल कद्र उसने आगे ये लिखा है। अब मामला ये है कि यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा ने भी इसकी मजम्मत की है, जो मिशन अक़वाम मुत्तहिदा का मौजूद है अफगानिस्तान में, और बीबीसी ने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट किया है। बीबीसी ने कहा कि बाद लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। काबुल में मनशियात बहाली मरकज पर फिजाई हमले में कम से कम 100 अफराद हलाक हो गए हैं। पाकिस्तान की हमले में मुलव्विस होने के इल्जाम की तरदीद। पाकिस्तान ये कह रहा है कि पाकिस्तान ने जो टारगेट किया वो सिर्फ अस्करी अहदाफ को किया है, या उन जगहों पे किया जहां पे दहशतगर्दी होती है, या उन जगहों पे किया जहां से दहशतगर्दी पाकिस्तान में आती है। ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है। लेकिन ये अस्पताल जो है, इसके हवाले से भी इतलात आ रही है और बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है, आलमी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अफगानिस्तान की हुकूमत ने अगर तो इस मौक़िफ़ को साबित करना है तो उन्हें मजीद काम करना पड़ेगा। देखिए ना, ये उन्होंने कह दिया कि 400 बंदा वहां पे अस्पताल के अंदर मारा गया, तो वो ऐसे दुनिया तो नहीं मान लेगी। इन्हें पूरी इंक्वायरी करवानी पड़ेगी। अक़वाम मुत्तहिदा के और दीगर आलमी इदारों के मिशन अफगानिस्तान में मौजूद हैं, वहां पे प्रॉपर तहकीकात होनी चाहिए। और अगर एक अस्पताल के ऊपर इस किस्म का अटैक हुआ है तो ये एक वॉर क्राइम है। जैसा कि हमने देखा कि ईरान में बच्चियों के स्कूल के ऊपर अटैक हो गया, तो डोनाल्ड ट्रंप मुंह छुपाता फिर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप पे हर जगह ये सवाल सामने आ जाता है और बड़ी शर्मिंदगी होती है, और डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुसीबत बन गई है ये चीज। हत्ता कि जो पीट हेग्सेथ, जो अमेरिकन दिफाई वजीर है, उसके लिए भी मुसीबत बनी हुई है, और कहा जा रहा है कि उसकी गर्दन फिट हो जाएगी इस मामले में, या कम से कम उसके लिए मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी। तो इसराइल तो ये चीजें करता रहता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हमेशा ये दावा किया गया कि कभी भी सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया जाता। लेकिन अगर अफगानिस्तान ये चीज साबित करना चाहता है तो उसे ना सिर्फ तस्वीर जारी करनी पड़ेंगी, तमाम तफसीलात जारी करनी पड़ेंगी,
बल्कि उसे जो आलमी मिशन अफगानिस्तान में मौजूद हैं उनसे इंक्वायरी करनी पड़ेगी ताकि वो अपने मौकिफ को दुरुस्त साबित कर सके। बहरहाल ये जो मनशियात के मामले में ना, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में मनशियात का अस्पताल क्यों बनाया गया, किस काम का है। तो लोग अफगानिस्तान को जानते नहीं है, और जो लोग अफगानिस्तान को बिल्कुल नहीं समझते वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं। मैं अफगानिस्तान जा चुका हूं। अफगानिस्तान जो है ना वो ऐसे नहीं है। तालिबान के दो वहां पे इक्तदार आए हैं, एक मुल्ला उमर के दौर में आया, एक ये भी आया हुआ है मुल्ला हैबतुल्लाह के दौर में। इन दोनों अदवार पे आप 1,00,000 उंगली उठा के शिकायत कर सकते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आप कर सकते हैं। लेकिन मंशियात के मामले में इनकी पॉलिसी बहुत सख्त रही। ये बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं और आलमी रिपोर्टें ये बताती हैं कि जब भी इनकी हुकूमत वहां पे आई तो इन्होंने फौरी तौर पे मंशियात उगाना, मंशियात का कारोबार वो हमेशा के लिए बंद कर दिया। और इसी सिलसिले में ये अस्पताल भी बनाया गया कि जो लोग मुतासिर हैं उनका इलाज करवाया जाए। अब पाकिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहां पे मंशियात का कारोबार बहुत तेजी से फैला है। जैसे ही अफगान हुकूमत वहां पे आई, अफगान में तालिबान की हुकूमत आई, तो साथ ही पाकिस्तान में सारा कारोबार आ गया। वजह क्योंकि उन्होंने वहां पे बंद कर दिया था। तो पाकिस्तान के ऊपर बॉर्डर के साथ साथ हर तरफ जो है वो ये लगी हुई है मंशियात। अच्छा, इसके जो स्किल्ड वर्कर्स हैं वो पाकिस्तान में नहीं है। ये वर्कर आते हैं अफगानिस्तान से और वहां से ट्रेवल करके पाकिस्तान आते हैं हजारों की तादाद में। ये बाकायदा एक धंधा है जिसके अंदर सारे मुलव्वस हैं। मैं क्या बताऊं आपको, तफसीलात फिर कभी आपके सामने रखूंगा, लेकिन ये हौलनाक वाकया है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ मुश्किलात हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ बड़ी अजीब बातें की हैं, मैं आपको चंद मिनटों में बता देता हूं। लेकिन पहले अली लारंजानी को शहीद कर दिया गया। अली लारंजानी हम सब जानते हैं कि ये ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा ये साबिक सुप्रीम लीडर जो आयतुल्लाह खामनाई शहीद, उनके मुशीर भी रहे हैं, साबिक स्पीकर भी रहे हैं 2008 से लेके लंबे अरसे तक। और जो जौहरी मुज़ाकरात हुए थे 2005 से लेके 2007 तक दुनिया के साथ ईरान के, ये उस मुज़ाकराती टीम के चीफ भी रहे हैं। तो अली लारंजानी के बारे में ये कहा गया कि उनको और उनके बेटे को एक हमले की जद में वो आए और उसमें वो शहीद हो गए। ईरान ने इसकी तरदीद की, ईरानी मीडिया ने कहा जी ऐसा नहीं हुआ। जबकि जो इसराइली वजीर दिफा है, इसराइली वजारत दिफा जो है वो इसकी कंफर्मेशन दे रही है। वो ये कह रही है जी हमने अली लारंजानी को कत्ल कर दिया है और ये एक मिसाइल के धमाके में कत्ल किया है। जबकि ईरान इसकी अभी तक तरदीद कर रहा है और एक तहरीर भी सामने लाई गई है, लेकिन उसके ऊपर कोई डेट वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन यह दावा किया गया है कि ये आज लिखी गई एक तहरीर है। इससे पहले अली लारंजानी ने, मैंने आपको पढ़ के सुनाया था कि मुसलमान मुल्कों से भी एक मुतालबा किया था और 6 नुकाती एक खत लिखा था, वो भी मैंने आपको पढ़ के सुनाया था। अब मामला यह है कि ये दावा तो कर दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई सबूत सामने नहीं आया ईरान की जानिब से कि अली लारंजानी जिंदा है। अब देखना यह है कि क्या वाकई इसराइली दावा दुरुस्त है। 13 मार्च को इन्हें एक रैली में भी देखा गया था और ये लगातार आलमी मीडिया पे और सोशल मीडिया पे हर जगह पे ईरान की तर्जुमानी कर रहे थे। नादरीन, एक और बड़ी खबर है ईरान से। जो नए सुप्रीम लीडर हैं ईरान के मुश्तबा खामनाई, उनके सामने ये तजावीज़ और पेशकश रखी गई कि अमेरिका के साथ कशीदगी को कम किया जाए, तो उन्होंने मुस्तरद कर दिया। ईरान अब इस लड़ाई को खत्म करना नहीं चाहता। जो नए सुप्रीम लीडर है उन्होंने सख्ती से इसको मुस्तरद किया। उन्होंने कहा ये लड़ाई जारी रहेगी। और नए सुप्रीम लीडर के हवाले से जो ईरान के सफीर हैं रूस में, काजिम जलाली, उन्होंने कहा जी कि उनका रूस में इलाज नहीं हो रहा। ये खबरें दी गई थी कि वो रूस चले गए, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं, उनका रूस में कोई इलाज नहीं हो रहा, मैं इसकी तरदीद करता हूं। बहरहाल उन्होंने कहा जंग जारी रहेगी। ईरान में एक सोच है कि ये जंग अभी बंद नहीं करनी जब तक कि इस बात की गारंटी ना मिले कि आइंदा ईरान पर हमला नहीं किया जाएगा, ईरान को उसके हकूक दिए जाएंगे और जो नुकसानात ईरान में किए गए हैं उनका अजाला किया जाएगा। लेकिन साथ ही ईरान ने एक बात और की है कि जिस मुल्क की हुदूद से भी ईरान की सबसे कीमती जगह यानी खारक, ये जजीरा है जहां पे सारी फैसिलिटी है, 80 से 90% ईरान की जो तेल की तजारत होती है वो यहीं से होती है। ईरान ने वार्न किया कि अगर यहां पे किसी भी मुल्क की हुदूद से हमला किया गया, हम जवाबन उस मुल्क की जितनी भी ऑयल तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर देंगे। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि ईरानी फौज अपनी हर वार्निंग पर अमल दरामद करती है और जरूर करती है और यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये बात वाकई ठीक है कि ईरान ने जब भी कहा कि हम ये करेंगे इसके बाद तो उन्होंने वो करके दिखाया। लिहाजा अब ये तमाम खलीजी ममालिक के लिए चैलेंज है कि उन ममालिक की सरजमीन को खारक के खिलाफ किसी भी हमले के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। नादरीन, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और कब्जे का दावा कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि वो क्यूबा के ऊपर भी कब्जा करेगा। उसने कहा मुझे ये एजाज हासिल होगा कि मैं जब चाहूं उसके साथ जो चाहूं कर सकता हूं। मैं क्यूबा पर भी कब्जा करूंगा, किसी ना किसी शक्ल में क्यूबा को अपने कब्जे में हमें लेना है।
ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ऐलान कर दिया। पिछली मुसीबत गले से उतरी नहीं, एक और मुसीबत आ गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात की। ट्रंप ने कहा कि साबिक सदर से उसकी बात हुई है ईरान में धमाकों के हवाले से, और साबिक सदर के साथ बड़ी जबरदस्त और बड़ी पॉजिटिव बात हुई है। इस किस्म का उसने तासुर दिया कि ईरान में धमाके कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं। तो इस पे 4 जिंदा साबिक सदूर इस वक्त मौजूद हैं अमेरिका में। उसमें एक बुश है, क्लिंटन है, ओबामा है, जो बाइडन है। चारों से उनके जराये से बात हुई तो चारों ने कहा नहीं, ट्रंप के साथ कोई बात चारों से दूर में से किसी की भी नहीं हुई। अब ट्रंप जो है वो इतनी घबराहट का शिकार है कि वो झूठ बोलना शुरू हो गए हैं, साबिक सदूर का सहारा लेना शुरू हो गए हैं, और ये वजह है तन्हाई की। अमेरिका और आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप को तन्हाई का सामना करना पड़ रहा है। यूरोपीय ममालिक पहले इक्का दुक्का बात कर रहे थे, अब यूरोपीय ममालिक के वज़राए खारजा का एक इजलास हुआ, और जो वज़राए खारजा का इजलास होता है यहां से पूरे यूरोप की पॉलिसी आती है। अब मजबूरी तौर पे यूरोपीय यूनियन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक झटका लगा दिया है। यूरोपीय यूनियन की सरबराह काया कालास, इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि अब वक्त आ गया है कि ईरान से मुताल्लिक जारी जंग को फौरी तौर पे खत्म किया जाए, और साथ में इन्होंने ये भी कहा कि यूरोपीय यूनियन आबनाए हुर्मस के किसी भी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। खलीज फारस में फौज और फौजी जहाज ना भेजने का फैसला किया गया है। ये नाज़रीन हालात है। अब ट्रंप के पास एक तुर्क का पत्ता था, वो उसको बार बार इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुर्की उसके रास्ते में रुकावट बन जाता है। तुर्की मेंबर है नेटो का 1952 से, तो नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक हो जाए ना तो वो सबके ऊपर अटैक समझा जाता है और सारे मिलकर जवाब देते हैं। तो तुर्की के ऊपर बार बार मिसाइल भेजे जाते थे ताकि नेटो के मेंबर पे अटैक हो रहा है तो सारे मिलकर जवाब देंगे। ये आर्टिकल 5 है नेटो का। लेकिन तुर्की बार बार ये कहता है कि ये हमला हम पे ईरान नहीं कर रहा, और ईरान भी यही कहता है। लिहाजा तुर्की ने जिस तरह रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है अब तक की मैं बात कर रहा हूं, उसकी वजह से नेटो ममालिक के ऊपर वो बाउंडिंग नहीं आई। यानी जो हमला किया है वो नेटो के ममालिक पे नहीं किया ईरान ने अभी तक, और तुर्की एक मुल्क है वहां पे करीब में, और उसको निशाना बनाया जाता है बार बार, और ये कोशिश की जाती है कि उसके जरिए से लड़ाई में सबको उतारा जाए। तो वो भी अभी तक कामयाब नहीं हुआ। आर्टिकल 5 को इन्वोक करने की कोशिश की जाती है। नादरीन, मस्जिद अक्सा जो है वो बंद है काफी अरसे से, और बोर्ड ऑफ पीस में बैठे हुए तमाम रहनुमा जो डोनाल्ड ट्रंप के जूते पॉलिश करने गए उनमें अक्सर वो इस बारे में कुछ नहीं कर पा रहे। बल्कि अब अनाउंसमेंट आ गई है इसराइल से कि ईद उल फितर पे भी मस्जिद अक्सा को बंद रखा जाएगा, नहीं खोला जाएगा नमाजियों के लिए। तो अब ये उन सारों को शर्म आनी चाहिए जो लोग फलस्तीनी रियासत लेने के लिए गए थे, वो एक मस्जिद का दरवाजा नहीं खुलवा पा रहे। मस्जिद अक्सा का मामला जो है वो इंतहाई हसास है, और यहाँ पे बोर्ड ऑफ पीस में शामिल ममालिक, खासतौर पे अरब ममालिक और पाकिस्तान, इन सब की ये जिम्मेदारी है कि मस्जिद अक्सा के दरवाजे खुलवाए जाएं नमाजियों के लिए। ईद के मौके पर तो कम से कम जरूर होना चाहिए। नादरीन, जाते जाते एक छोटी सी खबर और मैं आपको दे देता हूं। रूस और ईरान दोनों ने पाकिस्तान को ऑफर कर दिया। पहले ईरान ने ऑफर किया था सस्ता तेल, अब रशिया ने भी ऑफर कर दिया सस्ता तेल। रूस के सफीर है एल्बर्ट पी, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने राब्ता किया तो हम पाकिस्तान को सस्ता तेल देंगे, लेकिन पाकिस्तान तो कोई भी काम करने से पहले अमेरिका से पूछेगा, उसकी खुशनुदी देखेगा। क्योंकि इमरान खान ने पाकिस्तान का फायदा देखा था तो अमेरिकन के साथ मिलकर जर्नैलों ने पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन कर दिया था। लिहाजा देखना यह है कि पाकिस्तान इस ऑफर से फायदा उठाता है या नहीं उठाता। ठीक है, इमरान खान साबिक वजीर आजम है, उसकी बहनें आती हैं, बेशक उनकी उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन मारो कोई बात नहीं। क्योंकि ऐसा दिखाई देता है कि आसिम मुनीर साहब की नजर में जो इज्जतदार खवातीन है वो सिर्फ मरियम नवाज है, बख्तावर है, या उनकी अपनी फैमिली की खवातीन है, या इज्जतदार जरदारी की बेटियां, नवाज शरीफ की बेटियां, ये खानदान उनके लिए इज्जतदार है, बाकी लोग इज्जतदार नहीं है। इमरान खान साहब की बहनें हो, बीवी हो, रिश्तेदार हो, पाकिस्तान की दीगर खवातीन हो, मिडिल क्लास फैमिली बहुत सारी आती हैं, इनको मारो, कुटो, जलील करो। यानी जिसके अंदर भी थोड़ा सा कौम का एहसास है, यार जो इमरान खान के साथ है उसको तो ना ये खातून मानते हैं ना ये कुछ और मानते हैं, उसके ऊपर जुल्म करते हैं, बर्बरियत करते हैं। तो खवातीन सिर्फ इन्हीं के घरों में रहती हैं और कहीं नहीं रहती। इमरान खान साहब की बहनों पे फिर से तशद्दुद हुआ, उन्हें सड़क पे गिराया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने मुज़म्मती बयान जारी किया और पीटीआई ने भी किया, जैसा कि हर मरतबा किया जाता है। तहरीक इंसाफ ने कहा कि पुलिस की जानिब से रावलपिंडी में होने वाली बदतरीन फस्तायत और तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। आज इमरान खान से उनके अहले खाना और वकला की मुलाकात का दिन था, नहीं करवाई गई मुलाकात। आखिरी मुलाकात को तकरीबन 50 दिन गुजर गए हैं। खुली अदालती अहकामात की और इंसानी और इखलाकी और कानूनी रवायात की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है। मुलाकात रोकने के इस गैर आईनी इकदाम के बाद इमरान खान की बहनों और अवाम ने धरना खत्म करके रावलपिंडी में एक मुकम्मल तौर पर पुरअमन रैली निकाली, मगर पंजाब पुलिस ने सब्र, कानून और शाइस्तगी का मुजाहरा करने की बजाय
हमेशा की तरह तशद्दुद और जबर का रास्ता इख्तियार किया, बिला इश्तिहार लाठीचार्ज किया, वहशियाना तशद्दुद किया। इमरान खान की बहनों के साथ साथ सूबाई वजीर मीना खान अफरीदी और कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर शाहिद खटक को एक दुकान के अंदर बंद करने की कोशिश की गई, जो पंजाब हुकूमत की पुलिस की खुली गुंडागर्दी का एक और सबूत है। इस तशद्दुद के नतीजे में दर्जनों कारकुन जख्मी हुए, कई वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, कम उम्र बच्चों को भी हिरासत में लिया गया, जो किसी महज़ब और जमहूरी मुआशरे में नहीं होता। गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया और पंजाब हुकूमत का जो रवैया है वो गैर जमहूरी है। जबर और तशद्दुद के जरिए अवाम की आवाज को दबाने के नाकाम हथकंडे हैं। इमरान खान के अहले खाना और बुकला से मुलाकातों को रोकना ये गैर कानूनी है और गैर इंसानी इक़दामात हैं। इसकी मुकम्मल जिम्मेदारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस पर आयद होती है और उन्हें इसका जवाब देना होगा। पीटीआई ने जिम्मेदारी डाल दी पंजाब हुकूमत की और पंजाब पुलिस की। हालांकि पीटीआई अच्छी तरह जानती है कि इनकी टके की औकात नहीं। जो लोग ये कर रहे हैं वो लोग ये कर रहे हैं और वो हमेशा से ये करते आए। उन्होंने कायदे आजम के साथ ये किया, फातिमा जिन्ना के साथ ये किया, लियाकत अली खान के साथ किया, मशरकी पाकिस्तान में क्या किया, जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ किया, बेनजीर भुट्टो के साथ किया, नुसरत भुट्टो के साथ किया। उन्होंने सबके साथ ही किया। नवाज शरीफ की बीवी की गाड़ी को हवा में उठा दिया लिफ्टर के साथ। ये बात है जब नवाज शरीफ डील करके जद्दा भाग गए थे, उससे पहले की बात है। तो ये हमेशा से वही लोग करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट ही करती है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसी तरह का एक मजम्मती बयान जारी किया है और उन्होंने अपील की सिविल सोसाइटी से, मीडिया से और जमहूरी कुव्वतों से कि वो आइन की बालादस्ती और अदलिया की खुद मुख्तारी के लिए अपनी आवाज को बुलंद करें। ये आ गई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का भी बयान। तो ये मामला है और लगातार है, इसमें कोई तब्दीली नहीं आ रही। जबकि ऑपरेशन जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्ती वफाकी हुकूमत जारी रखे हुए। अब हो ये रहा है कि इन्हें लगता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बर्बाद कर देगा।